कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शांता कुमार जी, दीनदयाल विचार प्रवाह संस्थान के इन कार्यक्रमों के संयोजक पूर्व सांसद श्री देवदास आत्रे जी, देश के पत्रकारों में और विचारकों में शीर्ष स्थान रखने वाले श्री राम बहादुर राय जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वर्तमान में सांसद श्री कोश्यारी जी, कार्यक्रम के संचालक श्री रूप चौधरी जी, सभागार में पधारे हुए देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, अंतिम वक्ता के लिए एक कठिनाई होती है, कहाँ से शुरू करें और क्या शुरू करें। कार्यक्रम के अध्यक्ष को सब प्रश्नों का समाधान करना होगा, मगर अध्यक्ष जी ने समाधान करने से इनकार तो नहीं कहूंगा, लेकिन अपने को बचा लिया। राम बहादुर जी ने बहुत से सवाल उठाए, उन पर विचार होना चाहिए। गोष्ठियां होती इसीलिए है कि उनमें नए नए विचार सामने आए, नए पहलू सामने आए, लोग विचारवान लोग हमारे बारे में, देश के बारे में, परिस्थिति के बारे में क्या सोचते हैं, उसका एक पक्ष हमारे सामने आए। इसलिए उन्होंने जो प्रश्न उठाए हैं उस पर सभी को विचार करना है, और जैसा शांता कुमार जी ने कहा कि यह आत्मनिरीक्षण का समय है, मैं समझता हूँ ठीक है। आत्मनिरीक्षण केवल किसी पार्टी के या किसी संस्था के सदस्य के नाते नहीं, बल्कि देश के नागरिक के नाते भी हमें करना है। एक जिम्मेदार नागरिक के नाते, प्रबुद्ध नागरिक के नाते इन सब बातों पर विमर्श होना जरूरी है। आज तो केवल हम पंडित जी की सार्थकता आज के संदर्भ में कितनी अधिक है, कितनी बड़ी है, कितनी महत्वपूर्ण है, उस पहलू पर ज्यादा विचार करें। सार्वजनिक जीवन में अर्थ शुचिता, उसका एक उदाहरण अभी शांता कुमार जी ने आपको दिया कि दीनदयाल जी की जो राजनीति थी, उसका जो आर्थिक पक्ष था, उसका सोच, उसका मूल तत्व क्या था, बहुत स्पष्ट बताया उन्होंने कि खोटा पैसा नहीं चलना चाहिए, और अगर गलती से एक पैसा भी खोटा चला दिया गया तो देखने में छोटी बात है, लेकिन घाव गहरा करती है। एक छोटा पैसा भी अर्थव्यवस्था को विकृत कर सकता है, एक महत्वपूर्ण बात है। बहुत उदाहरण है उनके जीवन के कि वो उनकी राजनीति के साथ उनकी
स्वयं की आर्थिक सोच क्या चलती थी। रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे, उसी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक गुरु जी भी सफर कर रहे थे। एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी, गुरु जी ने दीनदयाल जी को बुलाया, बात कर ही रहे थे कि गाड़ी चल पड़ी। दीनदयाल जी उतर नहीं सके। मेल ट्रेन होती है, काफी देर में रुकती है। कई स्टेशनों के बाद वो रुकी, दीनदयाल जी उतरे। डिब्बे में पहुंच के पहली बात उन्होंने ये कही कि टीटी को बुलाओ। टीटी आया, कहते साहब क्या समस्या है? बोले मैं इस श्रेणी में सफर कर रहा हूँ, ये मेरा टिकट है, लेकिन अमुक स्टेशन से अमुक स्टेशन तक मैं उच्च श्रेणी के एक सहयात्री के साथ यात्रा कर गया। इस डिफरेंस को मैंने से, इस अंतर को मैंने से, अब तक लगा कहाँ इसको मैं इसकी गिनती करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। बोले नहीं, ये तो लेने ये मेरा अधिकार नहीं था, इस टिकट के बरक्स मैं वहां नहीं चल सकता। भारतीय जनता जनसंघ के वो राष्ट्रीय महामंत्री थे, बहुत सम्मान था उनका, और टीटी शायद उनको अच्छी तरह जानता भी होगा। मेरा क्या छोटी बात कर रही है, चले गए कोई जानबूझ के कोई गलत काम कर रहे थे, नहीं थे, बात करने गए थे, गाड़ी चल पड़ी। मैं करना ये पैसा आपको लेना, पैसा दिया रसीद। तो ये जो और ऐसी बहुत घटना है, मैं जानता हूँ, उनके साथ बहुत दिनों तक काम किया है। तो अर्थ शुचिता, साधन किस कहाँ से पैसा आया और उसका कैसा विनियोग हुआ, कैसा उपयोग हुआ, ये उनकी आर्थिक व्यवहार की, अर्थनीति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आर्थिक व्यवहार की ये धुरी थी। और उन्होंने इस पर विचार करते हुए कहा कि अगर हम अपने जीवन की और अपनी संस्था की अर्थव्यवस्था में शुचिता नहीं रखेंगे तो हम राष्ट्र के कोष में शुचिता कैसे रख पाएंगे। अगर राष्ट्र का कोष संभालना न पड़े और अगर उससे हटके मान लीजिए छोटा नगर पालिका का कोष संभालना पड़े, किसी राज्य का कोष संभालना पड़े, तो हमारी नीयत क्या होगी, हम क्या व्यवहार करेंगे। अरे छोटी सी तो बात है, 10-20 हजार रुपये, फिर वो बढ़ते बढ़ते कितने लाख करोड़ तक जाएगी वो हमारे सामने। अर्थ के व्यवहार में अत्यंत सावधानी ये दीनदयाल जी ने अपने जीवन के व्यवहार से हमको सिखाया। वैसे आज 14 सितंबर है, हिंदी दिवस है। अब ये एक संयोग ही है कि आज का एक कार्यक्रम हिंदी दिवस के दिन हम दीनदयाल जी का हमेशा ये कहना था कि राष्ट्रभाषा, मातृभाषा ये हमारे विचारों को, हमारे व्यवहार को दिशा देती। भाषा के साथ भाव जोड़ो, भाषा के साथ जब भाव जोड़ते हैं तो व्यवहार उसी के हिसाब से। मुहावरे, जिस भाषा को हम बोलते हैं उसके मुहावरों से हमें बहुत कुछ दिशा मिलती है, दूसरे से नहीं मिलती। मैं जब पढ़ता था तो अक्सर अंग्रेजी का एक मुहावरा, ट्रेनिंग इन कैट्स एंड डॉग्स, ये सुनने को मिलता था
पढ़ने को मिलता था। घोर वर्षा अगर हो रही है तो वो अंग्रेजी भाषा कहती है उसको कि इट वाज रेनिंग इन कैट्स एंड डॉग्स। अब हमने तो कभी कुत्ते और बिल्ली बरसते देखे नहीं। भारी से भारी बारिश हो उसमें ओले पड़ते तो देखे हैं, पेड़ उजड़ते तो देखे हैं, बिजली कड़कती देखी है, छतें टूटती देखी है, मगर बिल्ली और कुत्ते बरसते हमने नहीं देखा। आप में से किसी ने देखा हो तो बताइए। मैंने अंग्रेजों से भी पूछा कि भाई ये कहाँ से आया मुहावरा, तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि मुहावरे का उद्गम बहुत पुराना है। किसी ज़माने में यूरोप के, इंग्लैंड के मकान ऊपर से आज भी होते हैं तिकोने किस्म के, लेकिन आज तो पक्के होते हैं। वो किसी समय फूस वगैरह के बनते थे, कच्चे होती थी छतें उनकी। और एक वर्षा से नहीं, जाड़े से बचने के लिए जो ऐसा तिकोना छत बनता था, उसके नीचे एक सपाट छत होती थी, तो बीच में एक खाली स्थान हो जाता था। आज भी हो जाता है। अब अगर बारिश है, ठंड है, तो कुत्ते और बिल्ली जो घर में लोग पालते थे वहाँ बैठा, वहाँ सुरक्षित रहेंगे, उनको ठंड नहीं लगेगी। और अगर बारिश हो गई और छप्पर चू गया तो कुत्ते और बिल्ली निकल के वहाँ से कूद जाते थे। तो एक पहचान हुई कि अगर कुत्ते और बिल्ली कूद गए वहाँ से तो बारिश तेज हुई थी। तो उनका व्यवहार, भाषा का सोच उस तरफ, हमारे आएगा तो मूसलाधार बारिश, बहुत फर्क। पंडित जी का बहुत आग्रह था इस मामले में कि भाई भाषा की शुचिता, भाव की शुचिता, विचार की शुचिता, व्यवहार की शुचिता, ये सब जुड़े हुए। और इसलिए आपका जो ये सारा, आपकी भाषा, आपका ये सारा जो सांस्कृतिक परिवेश है, ये आपके देश की संस्कृति से, इतिहास से, परंपराओं से, महान ग्रंथों से, उनसे मिलता है आपको। तो एक बात में वो पूरी बात बता जाते थे कि हमको कहाँ जुड़ना है। आजकल कहा जाता है कि राजनीति में सब कुछ चलता है, बिना पैसे के नहीं चलेगा। पंडित जी कहा करते थे तो ठीक है, राज का मूल वित्त है। राजस्य मूलम वित्तम, राजस्य मूलम अर्थम। अनेक हमारे विद्वानों ने कहा, कौटिल्य ने कहा। लेकिन इसकी अगली बात हम भूल जाते हैं, वित्तस्य मूलम धर्मम। ये धर्म, ये सबका मूल है। जब आप धर्म रहित हो जाते हैं तो फिर वित्त और राज रह जाता है। उसका मूल क्या है, उसका उद्गम क्या है, वो कहाँ से जाता है? क्योंकि जब वित्त का मूल धर्म है तो धर्म से कमाया हुआ राज्य का धन, वो ठीक है। राज्य को धन की आवश्यकता है, राजनीति को भी धन की आवश्यकता है, जीवन में भी हर एक व्यक्ति को धन की आवश्यकता है, मगर कितनी और कैसे, ये बुनियादी बात उन्होंने बताई कि भाई राज के लिए, राजनीति के लिए, दैनिक व्यवहार के लिए हमें धन की आवश्यकता है, मगर उस धन का आधार धर्मपूर्वक कमाया हुआ धन, धर्मपूर्वक वितरित किया। ये जो बुनियादी बात है, जब आप इससे हट जाते हैं तो अधर्म से कमाया हुआ धन अधर्म में ही खर्च होने वाला धन, तो फिर शुचिता का सवाल था। उसमें फिर शुचिता गौण हो जाती, कोई मतलब ही नहीं होता। और धर्म का अर्थ या कर्मकांड नहीं है। धर्म का अर्थ तो वो नियम है, सनातन नियम है, जिससे मानव समाज की, समस्त सृष्टि की अवधारणा होती है। जब आप उन नियमों के विरुद्ध चलते हैं तो अधर्म होता है और उससे भारी नुकसान होता है। बैंक का सारा क्राइसिस हुआ अमेरिका में, सब प्राइम क्राइसिस क्यों हुआ? लालच, लोन पे लोन, लोन दर लोन और उपभोग। तो जब भी आप इस धर्म के नियम को, प्रकृति के नियम को का उल्लंघन करेंगे, पंडित कहते थे कि प्रकृति हमारी माँ है, हम उसकी संतान हैं और इसलिए हमें प्रकृति से पोषण लेना है। सही बात। अगर प्रकृति से हम कुछ लें नहीं, अनाज नहीं लें, पानी नहीं लें, हवा नहीं लें, जिंदा नहीं रह सकते।
इसलिए प्रकृति से हमें पोषण मिलता है, हमें लेना है। माँ से हमें दूध मिलता है, दूध पीना है, बिना उसके बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। मगर माँ का दूध पीने की इजाजत है, माँ का खून पीने की इजाजत नहीं है। आज जो हम कर रहे हैं वो हम इस प्रकृति माता का रक्तपान कर रहे हैं। इसको निचोड़ निचोड़ के सब मुझे इस अर्थव्यवस्था को, इसमें शुचिता का सवाल नहीं है, इसमें भोग पर जब आप ध्यान देते हैं तो उसमें फिर धर्म अधर्म का सवाल नहीं। मुझे मिलना, ये मस्त जी का अगर मुझे पसंद है ऊपर की पकड़ी तो मुझे लेनी, क्या देश में नहीं मिलेगी, नहीं अदा करके लेनी, पसंद है तो लेनी, मुझे उपभोग करना। किसी की घड़ी चाहिए वो लेनी, किसी के माइंस खरीदनी है लेनी है, मुझे वैसे नहीं मिलेगा वैसे नहीं। ये क्या है? उपभोग, पर्सनल कंजम्पशन, व्यक्तिगत उपभोग, अपने देश के लोगों का उपभोग, एक समूह का उपभोग, इसके आगे कुछ नहीं। ये सारी इस आज की विश्व भर की जो आर्थिक पहेली है उसका जन्म यहाँ है। पंडित जी कहते थे कि ये ठीक नहीं है, इसके बहुत भारी दुष्परिणाम हो रहे हैं, तो वो हो रहे। वो चिंतित थे इस बात के लिए कि भाई ये इस देश की जो आध्यात्मिकता है, वो आध्यात्मिकता अगर राजनीति में से चली गई, अर्थनीति में से चली गई तो बचेगा नहीं, ये नहीं बचेगा, दुनिया भर नहीं बचेगा। अब आजकल होलिस्टिक डेवलपमेंट, इंटीग्रल डेवलपमेंट, ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की जा रही है। क्या है? जो एकात्म मानव दर्शन जो उन्होंने कहा कि हर प्राणी को, और प्राणी केवल व्यक्तियों को ही नहीं, प्राणी, हमारी अर्थव्यवस्था में कितनी शुचिता थी कि मैं अकेला ही नहीं खाऊंगा, जानवर भी खाएगा, कुत्ता भी खाएगा, बिल्ली भी खाएगी, गाय भी खाएगी, घोड़ा भी खाएगा, चींटी भी खाएगी, सांप भी। ये धर्म की व्यवस्था है, आध्यात्मिकता की व्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था जिसमें प्राणी मात्र का भाग है और वो भाग उसे मिलना है, वो भाग उसे हमें देना है। उसको वंचित करके अगर हम लेंगे तो वो समाज नहीं चलेगा। इतनी गहरी बात उन्होंने करती, ये उनका दर्शन था। अर्थनीति में आध्यात्मिकता, अगर आज आप किसी से बात करें तो कहेगा भाई क्या बात कर रहे हो, ये तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। आज की क्या है? मार्केट। पंडित जी ने दोनों बातें कि बाजार और सरकार, इन दोनों का व्यवहार और व्यापार ये संतुलित होना चाहिए। ये अगर असंतुलित होगा तो गड़बड़। अमेरिका ने कहा कि सारी समस्याओं का समाधान बाजार, मार्केट, इसको आज क्रोनी कैपिटलिज्म कहिए, न्यूलिबरलिज्म कहिए, जो भी कुछ कहिए, उन्होंने कहा बाजार। सामने वाले ने कहा नहीं, हर बात का समाधान सरकार। सरकार फेल हो गई 1985 से 90 के बीच में। सारा जितना भी सोवियत तंत्र था फेल हो गया, कुछ नहीं। उसके बाद 2000 में बाजार फेल हो गया। जब अमेरिका का बाजार और बैंक फेल हुए तो मदद करने को सरकार है, $800 बिलियन बैंकों को। हमारे यहाँ जब ये व्यापार फेल हो रहा है तो मदद सरकार की, उसी के जिम्मे जाता है, लो लो लो। तो सरकार भी जरूरी है, बाजार भी जरूरी है। पंडित जी यही कहते थे कि इन दोनों का नियंत्रण कैसे होगा कि बाजार सरकार पे हावी न हो जाए और सरकार बाजार पर एकाधिकार न कर दे। उन्होंने कहा इसका नियंत्रण होना चाहिए, इसका नियमन होना चाहिए, अन्यथा अर्थ शुचिता नहीं रहेगी। क्योंकि कंप्लीट कंट्रोल, अगर बाजार का कंट्रोल है तो बाजार के कंट्रोल का क्या मतलब? कंपटीशन। हमारे यहाँ बहस चल रही है, नीलामी करो कि सरकार बांटे, ये बहस चल रही है ना। स्पेक्ट्रम की नीलामी हो या सरकार बांटे, कोयले की नीलामी हो या सरकार बांटे।
पर बुनियादी बात भूल जाते हैं कि न कोयला ये सरकार का है, न व्यापार का है, न बाजार का है। ये कोयला प्रकृति ने इस देश की जनता के लिए दिया है, और सच पूछे तो मानव मात्र के लिए उसका उपभोग प्राणी मात्र को करना है। और कब तक? जब तक प्राणी रहेंगे तब तक करना है। ये किसने बता दिया कि आप सारे जितने भी खनिज पदार्थ हैं वो अभी 10-20 साल में खोद खाद के बराबर करके चले जाइए, और आने वाली पीढ़ी के लिए आप शून्य छोड़ के जाइए, गड्ढे छोड़ के जाइए, प्रदूषित पानी छोड़ के जाइए, बिना पेड़ों के जंगल छोड़ के जाइए। किसने कहा? किसने अधिकार दिया? स्वामी जी कहते थे ये अधिकार हमें नहीं, हमें उतना ही लेना है जितना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। जहां आपने इस सिद्धांत को छोड़ दिया वही अर्थ में अनर्थ होना शुरू हो। ये बुनियादी सिद्धांत है, आप करके देख लीजिए। आज की दुनिया का समाधान इसी में है कि हम इस बात को समझें जो पंडित जी ने कहा था कि संतुलन रखो, संतुलन। असीमित भोग ये सारे विश्व के लिए खतरनाक। और आज कहा जाता है, कहते हैं हाँ ये तो असंभव बात है, इस एक सीमित पृथ्वी के ऊपर असीमित भोग कैसे हो सकता है? हर चीज का भंडार तो सीमित है, उसको आप अगर अभी खोद लोगे तो उसको बनने में तो लाखों साल लगेगा। लोहा एक दिन में और नहीं बनता है, कोयला एक दिन में नहीं बनता, सीमेंट के लिए बड़े पहाड़ एक दिन में नहीं बनते हैं। एल्यूमिनियम की खदानों में से अगर आप निकालेंगे बॉक्साइट तो एक दिन में नहीं बनता, यूरेनियम हजारों साल में बनता है। आप सब खत्म कर लोगे, कर लो तो आगे आप, इसका अर्थ है कि आप मानवता का विनाश करें। तो ये ठीक है, संतुलित हो। आपने नहीं माना, आपने कहा नहीं हम तो उधर ही चलेंगे, जो वेस्टमिंस्टर का रास्ता है, जो ब्रिटेन वुड का रास्ता है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि बाजार पर मेरा अधिकार होना चाहिए। बाजार का एक ही सिद्धांत है कि आपके पास पूंजी है, और अगर आपने इस पूंजी को बाजार में महत्व दे दिया तो इसका अर्थ यह है कि आपने अपने जीवन में अर्थ को प्राधान्य दिया। अर्थ, बाजार बिना अर्थ के लिए बाजार की एकमात्र जो फंडामेंटल है वो है पूंजी। पूंजी पूंजी बढ़ाओ, बाजार पर कब्जा करो, बाजार के उपयोग से पूंजी कर पूंजी बढ़ाते चलो। इसलिए वो कहता है कि पूंजी, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर मेरी जीवन की का मूल्य मैं कैसा हूँ, कितना बड़ा हूँ, इसका आधार ये नहीं है कि मैं कितना अच्छा मनुष्य हूँ, बल्कि इसका आधार ये है कि मेरे पास कितना पैसा है। तो फिर मैं पैसा कमाऊंगा, फिर चाहे जिस ढंग से कमाऊंगा, बाहर के भी कमाऊंगा, इसमें नैतिकता नहीं, इसमें कहीं भी कोई केयरिंग शेयरिंग नहीं होता, कोई ममता नहीं होती, कोई करुणा नहीं होती। बाजार से अधिक निर्मम और कोई व्यवस्था नहीं। बाजार सरकार को अगर जनतंत्र की है तो वोट लेना पड़ता है, कम से कम दिखावट के लिए क्यों न हो, उसे करुणा करनी पड़ती है, ये दिखाना पड़ता है कि हम आपके साथ। तानाशाही की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जैसी तानाशाही सब आदमी की वैसी तानाशाही बाजार। इसमें कभी भी अर्थ शुचिता हो नहीं सकती। मार्केट इकोनॉमी में अर्थ शुचिता नाम का कोई तत्व नहीं है, दुनिया भर में नहीं है। बहुत लोगों का ख्याल है कि सिर्फ हमारा देश ही करप्ट है, लेकिन ये जितने हैं और लोग हैं वो हमारे रास्ते पर हमसे कहीं ज्यादा, ऐसा मत समझो। ये करप्शन उसकी देन है। आप अर्थ प्रधान जहां जिस समाज को बनाएंगे वो भ्रष्ट समाज होगा ही होगा। अनियंत्रित अर्थ नैतिकता को नष्ट करता है। ये ध्रुव सिद्धांत है, इतिहास से, अर्थशास्त्र से, कहीं से भी आप देख लीजिए। सारी लड़ाई किस लिए? ये जितनी रोज आप देख रहे हैं कि कभी लीबिया की लड़ाई हुई, कभी उससे पहले इराक की लड़ाई हुई, कभी कहीं तेल। क्यों? क्योंकि तेल ऊर्जा का सबसे
प्रमुख स्रोत है, और ऊर्जा से इंडस्ट्री चलती है, उससे बाजार चलता है। तेल पर कब्जा करना मैंने बाजार, तेल के बाजार पर कब्जा करना और तेल के बाद अन्य बाजार बराबर। आज से नहीं, 50-60 साल से चल रहा और चलता रहेगा जब तक आप इस दौड़ में रहेंगे कि किसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो वो ये है। इसमें अर्थसूचिता नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे पैसा लगता एक निश्चित प्रॉफिट पैदा ही करता है, और दूसरा मेरी जेब से बाहर नहीं। पंडित जी ने लिखा है कि जब कभी आप अर्थ को या बाजार को प्रधानता दे देंगे, तब मान सम्मान राजनीति ये सब अर्थ के प्रश्न में चली जाए। 50-55 साल पहले लिखा हुआ उनका वाक्य है, और ऐसा सच्चा बात जो आज भी उतना ही आज क्या हो रहा है, देश की, दुनिया की सारी राजनीति अर्थ के द्वारा, मार्केट के द्वारा करती है। मुझे एक सज्जन ने बताया, एक पत्रकार मित्र ने, कि उनके पास एक बड़े राजनेता से उनकी चर्चा हो रही थी, तो उसी पर बात आई कि ये देश में इतना भ्रष्टाचार है, ऐसा है, लोग इतना पैसा देते हैं। और उन्होंने कहा क्या है, एक बड़ी डील हो जाए तो कई साल का पार्टी का खर्चा निकलता है, बात खत्म होगी। एक बड़ी डील कर लो किसी एक कंपनी से, किसी एक घराने से, 100-200 करोड़ की डील कर लो, तो जरूरत क्या है जनता के पास जाने बता रहे थे ना कि अधिक से अधिक लोगों से थोड़ा थोड़ा धन लेके संगठनों का काम चले, देश का काम इसी से चले। बहुत ज़्यादा लोगों से थोड़ा थोड़ा टैक्स मिले, वो ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है। बनस्पत कुछ घरानों से बहुत ज़्यादा टैक्स मिले, ये ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है। इस पर विचार करने मान सकते। आज भी हो रहा है। बाजार की ताकत, अर्थ की ताकत इतनी है कि एक आर्थिक घराना मंत्री बनवा देता है, कहता है इसको हटाओ, इसको एक विभाग। दूसरा आर्थिक घराना दूसरी जगह मिनिस्टर बनवा देता है। हमने देखा, मैं तो जांच करता हूँ सारी चीज़, मेरे सामने सब खुला हुआ है। पीएससी के अध्यक्ष बड़े उद्योगपति से हमने पूछा कि ये आपने किया? बोले हाँ किया। क्यों किया? ये मंत्री, इससे मेरी केमिस्ट्री नहीं मिलती थी, ये हमारे स्वभाव के हिसाब से ठीक नहीं था, इससे हमको मुनाफा नहीं मिलता, इसलिए हमने कोशिश की कि इसको हटा दिया जाए और दूसरे को बना दिया। सरकार आपकी है, वोट आपने दिया है, और मंत्री कौन बन रहा है? एक दूसरा विभाग है, उसके मंत्री तो सारी दुनिया जानती है कौन घर में। सरकारें, पार्टियां, दल ये डील्स करते हैं, उससे पैसा फिर उसी का गाते, फिर आप और हम कहाँ हैं उसके? आम आदमी की बात बहुत चिल्लाते ना हम लोग की सरकार आम आदमी का नाम लिखने करती, कुछ नहीं, क्यों कर रहे लोग? कभी जरूरत नहीं। आम आदमी से उसको मिलता क्या? वोट खरीद लेते। जो घराने मंत्रियों को खरीदते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को खरीदते हैं, राजनीतिक पार्टियों को खरीदते हैं, वही घराने वोट खरीदने के लिए पैसा देते हैं। कुछ साल पहले मैं गोवा में चुनाव प्रचार में गया, वहाँ एक सज्जन मिले, बात हो रही थी उनसे, हमने कहा भाई कैसा तुम्हारा प्रचार चल रहा है? दूसरी पार्टी के लिए कहने लगे मेरा प्रचार तो गांधी जी करें। गांधी जी कहाँ से बैठे? उन्होंने जेब से 500 रुपये का नोट दिखाया, तो ये मेरा प्रचार। जब ये होता है तो पार्टियां अपने सारे काम को आर्थिक शक्ति के आधार पर, किसकी कितनी आर्थिक शक्ति है उस पर निर्भर करने लगती है। टिकट दो, तेरे पास पैसा है, तुझे पदाधिकारी बनना है, तेरे पास पैसा है, तुझे चुनाव लड़ना है, तेरे पास पैसा है, तो कुछ भी दे। हम सुनते हैं कि टिकट बेचे जाते हैं। तो जब हम अपना हिसाब ठीक नहीं रखेंगे, पार्टी का हिसाब ठीक नहीं रखेंगे,
वो कह रहे थे संविधान के हिसाब से चलेंगे, नहीं तो देश के संविधान के हिसाब से कैसे चलेंगे? ये बुनियादी सवाल है। ये मामूली सवाल नहीं है। मेरे सामने संकट है, मैं तो कैसे चुनाव करें? अब तो 4 करोड़ 5 करोड़ का चुनाव तो उत्तर प्रदेश में होने लगा है, जहाँ पहले 20-25 लाख में चुनाव नहीं होता था। और मुझे सुन के हैरत हुई कि एक राज्य में विधानसभा के एक चुनाव में 5 से 10 करोड़ रुपया खर्च होता है। कहाँ से आता? कैसे आता? कौन अलाउ करता है? अर्थ सुचिता का मतलब क्या है? तो जब अर्थ ही अर्थ है और सुचिता है ही नहीं, तो ये आज ये बता रहे थे साख का संकट है। मेरे कहता हाँ जी वो इतने हैं, आप इतने, वो इतना कर रहे आप इतना करें। और पार्टियां जो है वो इस बारे में रहती हैं कि तूने इतना खाया है, मैंने तो इतना खाया। किधर ये देश चले? नतीजा आपके सारे डिफेंस में घोटाले हो रहे हैं, आपके हर मंत्रालय में घोटाले हो रहे हैं, हर जगह घोटाले आपको सुनाई दे रहे हैं। क्यों? क्या ये ठीक नहीं हो सकता? क्या दीनदयाल जी की बनाई हुई पार्टी के लोगों का ये फर्ज नहीं बनता कि इन सवालों को लेकर गहन चिंतन मनन करके राष्ट्र के सामने समाधान करके? क्या चुनाव खर्चे कम नहीं कराने की बात हो सकती है? क्या चंदा लेकर हो सकती है? क्या ये फैसले नहीं किए जा सकते कि पार्टी के आम खर्चे या आम कार्यकर्ता के साथ? यहाँ कभी कभी मैं देखता हूँ, मैंने देखा है मजदूर संघ के लोग, उन्होंने अपना कार्यालय बनाया दिल्ली में। मैंने पूछा कैसा? मैंने सिर्फ मजदूरों से किया, हमने किसी इंडस्ट्री से नहीं। मैंने कहा क्यों? मेहनत इतनी क्यों? बोले साहब अगर उससे ले लेंगे तो हम मजदूर की बात करने में असफल रहेंगे, हम फिर मजदूर की बात नहीं कर सकते। तो आप जब तक हम अपने आप को इस देश के आम समाज की जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति उधर ले जाने की बात नहीं करेंगे, तब तक आप घोटालों में फंसे रहेंगे। मैं आपको साफ कहना चाहता हूं। गांधी जी, उनकी अर्थ सुचिता, दीनदयाल जी, गांधी जी को तो मैंने दूर से ही देखा लेकिन सुना पड़ा, दीनदयाल जी को तो देखा, भंडारी जी को देखा, हमारे संगठन मांग रहे पोस्ट कार्ड रखते, पोस्ट कार्ड पे चिट्ठी भेजते थे, ये आप खुली चिट्ठी दे। मैंने क्या है, कार्यकर्ता को लिख रहा हूँ पोस्ट कार्ड। मैंने कहा अगर इंग्लैंड, बोले क्या फायदा, 5 पैसे में चला जाएगा, 10 पैसे में जाएगा। तो आप देखिए कि नॉर्मल अपना व्यवहार हमने कैसा रखा। उन लोगों ने हमें ये बताया और पार्टी को इस हालत में पहुंचाया, हम कह सकते थे और उसी के भरोसे आज भी कह देते कि हम ठीक करेंगे। उन्हीं लोगों के भरोसे आज भी कह देते हैं कि हम ठीक करेंगे। बुनियादी बात है मार्केट, ये संस्कृति भ्रष्टाचार से सनी है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया था कि इस पर मार्केट गवर्नमेंट इन दोनों को नियंत्रित करने के लिए चाहिए। और उन्होंने कहा है इसमें कि धर्म ही इसको नियंत्रित करे। धर्म को बताने वाले कौन है? बता रहे थे कि वो भी बहुत सारे उसमें से व्यवसायी हो गए। नहीं, आज आवश्यकता है इस बात की कि ऐसे लोग जो न व्यापार में हो न सरकार में, जो न बाजार में हो न सरकार में, वो रेगुलेट करें, वो बाजार और सरकार को बताएं तुम ये गलत करो। और उनके ऐसे लोगों की, ऐसे नियंत्रण करने वालों की सारी व्यवस्था हमारी संवैधानिक प्रक्रिया से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हो, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करेंगे। ऐसे बहुत आसानी से हो सकती है।
थोड़ी सी परंपरा डालने की जरूरत है, ये रेगुलेटर। और उसकी बुनियाद यहाँ से होनी चाहिए कि राजनीति अगर आपको करनी है तो बड़ा मेहरबानी व्यापार से अपने आप को अलग कर लीजिए, व्यापार से अलग कर लीजिए। अगर आप व्यापार में शामिल हैं तो सरकार में शामिल नहीं होंगे, सरकार में शामिल है तो व्यापार में शामिल नहीं होंगे। ये क्या बात है कि मैं एक तरफ से धन की शक्ति इकट्ठी करूं, दूसरी तरफ से सत्ता की शक्ति इकट्ठी करूं, और दोनों को मिलाने के बाद मनमाना देश में जो चाहे सो करता चलूं, लूट मचा लूट इसमें से निकल लूं, कोयला भी लूट लूं, लोहा भी लूट लूं, जमीनें भी लूट लूं, हवा भी लूट लूं, आकाश भी लूट लूं, क्या बात है? क्योंकि सरकार मेरी मुट्ठी में है और धन मेरी मुट्ठी में, एक मुट्ठी में धन, दूसरी मुट्ठी में। इस सारी व्यवस्था के विरुद्ध पंडित जी ने हमको बताया था कि खड़े होने चाहिए, उस पर हम खड़े चलते रहे, आगे भी चल रहा हूँ। अगर इस देश को नहीं, इस मानवता को बचाना है तो हमें पंडित दीनदयाल जी के बताए हुए मार्ग पर, एकात्म मानववाद के मार्ग पर, भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता के मार्ग पर देश की राजनीति को भी चलाना होगा और विश्व को भी चलाना होगा। उसके बिना कल्याण नहीं। शांता कुमार जी ने कहा था कि समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल व्याध जब तक उसमें समय निकलेगा, उनके भी अपराध समर शेष है। जनगंगा को लहराने दो, पर्वत को झुक जाने दो, मुकुटों को बह जाने दो, समर शेष। जब जनगंगा लहराएगी तब क्या होगा? दुनिया वालों को समझना चाहिए। ऑक्यूपाई द वॉल स्ट्रीट, 10,000 आदमी न्यूयॉर्क में जाके खड़े हो गए कि सट्टे बाजार को खत्म करो, इसने हमारी देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट किया है, हमें गरीब बना दिया, हमें कंगाल बना दिया, हमें दिवालिया रखा। मैंने संसद में कहा, प्रधानमंत्री जी, वहाँ तो उन्होंने कहा था ऑक्यूपाई द वॉल स्ट्रीट, यहाँ जो लोग हैं जिनको आपकी इस व्यवस्था ने तबाह किया है वो आके कहेंगे ऑक्यूपाई द पार्लियामेंट स्ट्रीट, तब आप क्या करोगे? क्या बम बरसाओगे? क्या करोगे? हमें समझ लेना चाहिए कि ये अर्थ शुचिता का सवाल मामूली सवाल है, गहरा सवाल। अर्थ के इस कदाचार और अनाचार ने भारी विभीषिका हमारे देश के सामने भी खड़ी कर दी। हमें इससे बचने की जरूरत है। सरकार तो जिस तरह से चल रही है, जैसी नीतियां वो बना रही है, उसका भी एक खबर मेरे पास आई कि मल्टी ब्रांड में FDI इस सरकार ने खोलने की इजाजत दी और ये कहा गया है कि जो राज्य सरकारें इसको बनाना चाहें, अपने यहाँ लाना चाहें ले आए, बाकी जो ना लाना चाहें न लाएं, जो लाना चाहें। ये इससे बड़ी धोखेधड़ी की बात नहीं हो सकती। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हम सदस्य हैं। एक बार हम किसी कंपनी को हिंदुस्तान में आने की इजाज़त देते हैं तो वो वैसा ही इसका अधिकार होता है जैसा किसी भारतीय। एक बार उसको आपने कहा कि आप यहाँ व्यापार कीजिए तो उसमें और किसी भारतीय व्यापारिक संगठन में कोई अंतर नहीं। राज्य सरकारों को हक है, वो कहेगा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सबको बराबर का हक है, आप इससे इस देश से जुड़े हुए हैं, WTO से जुड़े हुए हैं, आप होते कौन होते हैं? और ये जो मल्टीनेशनल्स हैं, मैंने संसद में भी रिपोर्ट रखी और आज भी मुझे कहने में वो नहीं है, लुटेरे हैं, ठग हैं, भ्रष्टाचारी। वॉलमार्ट ने कितनी घूस दी है, कैलिफोर्निया ने कितनी घूस दी है, गाँव ने कितनी घूस दी है, उनको मुकदमे चले हैं, $3-3 लाख के जुर्माने हुए हैं उनके ऊपर। और अमेरिका में वॉलमार्ट को क्यों नहीं दिया? उनके बाजार पर संकट है, वो अपना संकट हमारे यहाँ नहीं चाहिए। उनके यहाँ नौकरियों पर संकट है, वो हमारे यहाँ के रोजगार पर संकट है। उनकी अर्थव्यवस्था डूब रही है, वो हमारी अर्थव्यवस्था में से बचा खुशा लेके देना चाहिए।
हमारी अर्थव्यवस्था में डूब रही है। डूबते को डूबते वाला नहीं बचा सकता, डूबते को तो किनारे से जो सही आदमी है और सही नाव जिसके पास है वो बचा सकता। ये आगे अच्छे बचे। इसका नुकसान हिंदुस्तान के किसान, व्यापारी सबको हो। भारी घूस चलेगी। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब एनरॉन का मामला था और हम लोग लड़ रहे थे तो एनरॉन वाले ने कहा कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं, मैंने भारत के राजनीतिज्ञों को शिक्षित करने के लिए इतने लाख डॉलर खर्च किए हैं और वो छिपा हुआ खर्च नहीं है, वो उसकी बैलेंस शीट में दिखाया हुआ खर्च। ब्राइबरी इज राइट। क्या इस एनरॉन, इसकी इतनी आमदनियां हैं इनके पास कि आपकी 5-7 सरकारों को जेब में रखें। 2-3 कंपनियां 40-45 देशों की आमदनी से ज्यादा आमदनी रखती हैं। आपने तो यह बता, सिवाय इसके कि इस देश में आर्थिक कदाचार और दुराचार आगे बढ़े, इसके अलावा इसका कोई नतीजा नहीं होगा। किसान और छोटे व्यापारी का जीवन संकट है। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे अभी खबर लगा कि ऐलान किया गया है। बहनों और भाइयों, बाजार में आप जाओगे, मैं अक्सर कहता हूँ इस 4 लाइनें, बाजार में जो जाएगा जेब में पैसा लाएगा तो बाजार में घुसने पाएगा, वरना निकाल दिया। जब तक जेब में पैसे की झंकार है वो बाजार में खरीदार है, वरना वो मगर परिवार में जो आएगा उसकी हालत अलग है। होटल में जो आएगा उसकी हालत अलग है। होटल में जो आएगा अगर जेब में पैसा लाएगा तब खाना पाएगा, वरना निकाल दिया। अगर परिवार में जो आएगा, चाहे रात के 12 बजे भी आएगा, जेब में पैसा लाए या नहीं लाए, मगर खाना जरूर। परिवार ये अर्थ शुचिता की व्यवस्था में से निकलता है और ये बाजार पश्चिमी अर्थव्यवस्था में से निकलता है। एक निर्मम है, एक बिल्कुल एक प्रकार से अर्थ पिशाच है और दूसरा मानवीय संवेदना से भरा हुआ है। ये फर्क है। परिवार में अर्थ शुचिता संभव है, बनी रहती है, बाजार में उसका बना रहना कठिन है। इसलिए ये गहरे सवाल, अर्थ शुचिता ये केवल व्यक्तिगत जीवन से सवाल नहीं उठता, ये सारे राष्ट्र जीवन से सवाल है, ये सारे मानवीय जीवन का सवाल है। क्या मानव अर्थ पिशाच लोगों के द्वारा शोषित और पीड़ित रहेगा, या मानव एक सुसंस्कृत संवेदनशील हृदय का पुंज बनकर? ये बुनियादी सवाल है। पंडित जी ने कहा था कि ये विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, परिवार की तरह रहते थे। वो हमेशा इस बात को स्वीकार करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, विवेकानंद को तो देखा नहीं, पंडित दीनदयाल जी को देखा है कि उनको एक शॉल मिला था, बहुत बढ़िया। किसी कार्यक्रम में डॉक्टर आ रहे थे, एक भिखारी सोया हुआ था उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सामने पटरी पर। पंडित जी ने अपना शॉल उसको खुला। ये है संवेदना, ये है वो बात जो विवेकानंद ने कही, ये है वो बात दीनदयाल जी ने कही। आज आवश्यकता इस संवेदना की है, आवश्यकता इस चिंतन की है और आवश्यकता इस बात की है कि और चाहे जो कुछ हो, लेकिन राजनीति और देश की सारी संस्थाएं ये अर्थ के अधिकार में नहीं जाएंगी, अर्थ के प्रभाव में नहीं जाएंगी। और अर्थ का प्रभाव और अभाव ये दोनों अलग नहीं है। भूखा आदमी भी पाप करता है और ज़रूरत से ज़्यादा धनी आदमी भी पाप करता है। इस बात को हम समझ लें। इसलिए धन का संतुलन, धन की एक मर्यादाएं ये होना आवश्यक है। इस बारे में सोचने की जरूरत है।